हम डिकम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। इकोसिस्टम का एक टॉपिक है क्या, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, इट इज द प्रोसेस, एक ऐसा तरीका है ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजर। एक ऐसा तरीका जिससे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हो। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से प्लांट एनिमल जो है वो ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। उनको ब्रेक डाउन कर दे, किसमें कर दे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब किससे किससे वो मिलके बने हुए हैं, उनसे ब्रेक डाउन करके वह अलग अलग भाग में छोटे छोटे मिनरलाइजेशन के फॉर्म में बदल दे। जैसे कि उनको वाटर में बदल दे, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दे, या तो अदर न्यूट्रिएंट में बदल दे। किसके हेल्प के द्वारा, डिकम्पोजर के द्वारा। किसके हेल्प द्वारा, डिकम्पोजर के द्वारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। डिस्ट्रेस इज ए रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजर। जो डिस्ट्रेस, देखिए डिकम्पोजिशन का जो रॉ मटेरियल है, डिस्ट्रेस इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का जो रॉ मटेरियल क्या है, डिट्रिटस। क्या है, डिट्रिटस। इट इंक्लूड डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग फेकल मैटर। डिट्रिटस क्या इंक्लूड करता है, डेड रिमेन ऑफ प्लांट। जैसे कोई प्लांट है वो सूख गया हो, गिर गया हो, या तो क्या है, डेड हो गया, किसी तरीके से हुआ, उसको काट के भी फेंक दिया गया हो, किसी तरीके से उसको फेंक दिया गया हो, खराब कर दिया गया हो, तो वह क्या हो जाएगा, वह डिट्रिटस होता है। या तो एनिमल डेड हो, या तो एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर। फीकल मैटर मतलब वेस्ट मटेरियल जो एनिमल का है, वो सब क्या है, वो सब इंक्लूड करता है डिट्रिटस में। स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, बस में रहा कि नहीं। मतलब कि ऐसा स्टेप जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जैसे फ्रेगमेंटेशन पहला प्रोसेस, दूसरा क्या है लीचिंग, तीसरा क्या है कैटाबॉलिज, चौथा क्या है ह्यूमिफिकेशन, पांचवा क्या है मिलाइजेशन। इसको इसी सीरीज में याद करना होता है, क्योंकि आपके किसी भी कंपटीशन में अगर देगा तो इसी सीरीज देगा। पहला क्या होगा फ्रेगमेंटेशन, फिर क्या होगा लीचिंग, फिर क्या होगा कैटाबॉलिज, फिर क्या होगा ह्यूमिफिकेशन, फिर क्या होगा मिनरलाइजेशन। इसको इसी तरीके से याद करना होता है। हम इस स्टेप को आगे पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो कभी कभी स्टेप को ही अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो याद रहे कि डिकम्पोजिशन के लिए जो स्टेप है, टोटल कितने स्टेप है, 5 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा क्या है लीचिंग, तीसरा क्या है कैटाबॉलिज्म, चौथा क्या है ह्यूमिफिकेशन, और पांचवा क्या है मिनरलाइजेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डिट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द डिट्रीवरस। सबसे पहला प्रोसेस यह है कि जो डिट्रिटस है, यानी जो डेड प्लांट है या डेड एनिमल है या तो और भी वेस्ट मटेरियल है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने वाला जो सबसे पहला प्रोसेस है उसे क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, अर्थवर्म का रहता है। और भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि फर्मेंटेशन का काम करते हैं, जो फ्रेगमेंटेशन का काम और भी ऑर्गेनिज्म करते हैं। लीचिंग दूसरा प्रोसेस करा, इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन एंड गेट प्रिसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट। जैसे इसमें क्या है कि जब अब यह छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है, ये सरफेस है, इसे लीचिंग कर करके कहाँ जा रहा है, वाटर ओरिजिन के अंदर जा रहा है। या दूसरा प्रोसेस क्या है, लीचिंग है। यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका जब फ्रेगमेंटेशन हो गया है, छोटे छोटे भाग में टूट गए हैं, तो ये जो है लिक्विड फॉर्म में जो है प्रेजेंट होंगे, तो रिस कर वाटर के ओरिजिन, जो सॉइल का ओरिजिन है, वाटर इसमें रिस कर कहाँ जाएगा, नीचे तक जाएगा। जहां तक चला जाएगा वहां तक सॉइल का स्ट्रक्चर और कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर आपको दिखाई देने लगेगा। आगे हम देखते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डिट्रिटस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मैटेरियल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम। ऐसा प्रोसेस है कि अब जो छोटे छोटे में बदल चुके हैं उनको फिर से और छोटे छोटे में बदलता है इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब और भी छोटे छोटे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल बदल देता है। किसके हेल्प द्वारा, बैक्टीरिया के हेल्प द्वारा और फंगल एंजाइम के द्वारा। एंड देन देयर फर्दर कंजर्वेशन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो फाइनली किसमें बदल जाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि और छोटे छोटे भाग में बदल देना, मतलब जो अब सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब टूटने के बाद, जैसे ये बहुत बड़ा कंपोनेंट हो गया, ये टूट के सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल बन गया, इसको भी और ब्रेक डाउन करके एकदम फाइनली इसको क्या बदल देना है कि एकदम मिनरल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में बदल देने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। हम डिकम्पोजिशन का जो है चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप डिकम्पोजिशन का क्या है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या कहता है, इट इज अ प्रोसेस दैट लीड टू एक्युमुलेट ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस एंड कोलाइडल सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। एक ऐसा प्रोसेस है
जो कि आपको डार्क कलर यानी डार्क ब्राउन कलर जब आप किसी भी देखोगे, आप किसी भी तरीके से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को कहीं कलेक्ट कर दो तो कुछ समय बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि डार्क कलर का एक सॉइल का एक्यूमुलेशन दिखाई देगा, जो हम इसको बाद में प्रयोग मेन्योर के लिए भी कभी कभी कर लेते हैं, मेन्योर के लिए भी कर लेते हैं। ये जो डार्क कलर एमोर्फस और क्लाइडल सब्सटेंस का जो एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट जो जमा हो जाता है, वहां पे जो जमा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबल एक्शन, जो कि माइक्रोबल एक्शन के लिए काफी क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब वहां पे माइक्रोब्स का कोई एक्शन नहीं रहता है। एंड अंडर गोज डिकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट, और बहुत धीरे धीरे अब डिकम्पोजिशन होगा। बीइंग कोलाइडल इन नेचर इज सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, और वह एक तरीके से न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा क्या होता है, रिजर्वायर होता है। हम अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मिनरलाइजेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय द माइक्रोबियल एक्शन एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अब ह्यूमस को अब किसमें बदल दे रहा है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में, मतलब कि अब जो है फाइनली एकदम छोटे 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 फॉर्म में, मिनरलाइजेशन के फॉर्म में बदल दे रहा है। और इस मिनरल को प्लांट अगेन एब्जॉर्ब कर सकता है, इस मिनरल को प्लांट क्या कर सकता है, अगेन एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब प्लांट फिर से इस मिनरल को ले सकता है। मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि जो ह्यूमस है उसको इतने छोटे छोटे फॉर्म में बदल देता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, जिसको प्लांट वापस फिर से ले सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते क्या है, करा है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जो करा है फ्रेगमेंटेशन और लीचिंग और कैटाबॉलिज्म, मतलब ऊपर के जो 3 स्टेप है वो आपस में साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, प्रोसीड होते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो आपस में एक जैसे मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब सब लोग एक साथ भी चल सकते हैं। मतलब कि फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया तो तुरंत उसके बाद लीचिंग शुरू हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद क्या शुरू हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। और व्हाइल द ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन कब स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा डिकम्पोजिशन के टाइम, जब सॉइल का डिकम्पोजिशन होगा तब स्टार्ट होगा ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अर्थवर्म आर ऑफ्टन रेफर टू एज ए फार्मर ऑफ फ्रेंड, अर्थवर्म को हम फार्मर ऑफ फ्रेंड कहते हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन में बहुत अच्छे से क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, सॉइल के लूजिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो सॉइल आपस में एकदम जकड़ के पकड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स इसके, इसको क्या करता है, धीरे धीरे लूज कर देता है, जिससे कि एयर का एब्जॉर्प्शन, एयर का रिलीज जो सॉइल के अंदर बाहर एयर आसानी से कर सके, जिससे कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ जाए। और इसीलिए अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, अर्थवर्म को इसलिए क्या कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड, मतलब किसान का दोस्त किसको कहा जाता है, अर्थवर्म को कहा जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के बारे में देखते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, यानी टेम्परेचर का क्या रोल होगा, ह्यूमिडिटी का क्या रोल होगा, और भी फैक्टर क्या क्या है जो डिकम्पोजिशन को कंट्रोल करेगा। डिकम्पोजिशन लार्जली एंड एरोबिक प्रोसेस, डिकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस है, यानी इसमें जो है ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल बाय द फॉलोइंग 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से कंट्रोल होता है, एक केमिकल कंपोजिशन और एक क्लाइमेटिक फैक्टर। केमिकल कंपोजिशन मतलब कि वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी प्लांट और एनिमल किस किस प्रकार से ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बने हैं। और क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्ट है, बात सुन रहा है कि नहीं। तो पहले हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लोअर इफ द डिट्रस इज रिच इन लिग्निन, अगर डिट्रस में लिग्निन का अमाउंट ज्यादा हो एंड काइटिन, काइटिन का अमाउंट ज्यादा हो तो उसका डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लोअर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछेगा कब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लोअर होगा, जब कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो डिट्रस है वो जैसे डेड प्लांट या एनिमल है उसमें लिग्निन की संख्या ज्यादा हो या काइटिन की संख्या ज्यादा हो। इट इज क्विकर इफ इट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल, और जल्दी कब होगा, बहुत जल्दी से डिकम्पोजिशन कब हो जाएगा, जब उसमें नाइट्रोजन का कंपोजिशन हो या तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हो, जैसे कि शुगर। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट कंट्रोल डिकम्पोजिशन। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर मतलब तापमान क्या है और जो सॉइल है उसमें नमी कैसा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहा है। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन व्हाइल द लो टेम्परेचर एंड एनारोबिसिस, एनारोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो रहता है, इनहिबिट डिकम्पोजिशन, मतलब ऑक्सीजन का अगर अमाउंट कम हो जा रहा है तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। रिजल्टिंग इन द बिल्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, हाँ, इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन द बिल्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो बना हुआ है वह इनहिबिट हो जाएगा डिकम्पोजिशन का, कब, जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाए,
बात समझ में रहा है कि नहीं? या तो टेम्परेचर क्या हो जाए, लो हो जाए, यानी लो टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन स्लो होता है। या तो सॉइल का नमी कम हो जाए तो भी डिकम्पोजिशन स्लो हो जाए। सॉइल के नमी में अगर ज्यादा मॉइस्चर हो, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, ऑक्सीजन के अमाउंट ठीक ठाक हो, तो वहां पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट होगा। हम एनर्जी फ्लो के बारे में बात करते हैं। कह रहा है द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, सन सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ, अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उसका सिर्फ सोर्स जो है सन ही है। एनर्जी का सोर्स सबसे बड़ा अर्थ के इकोसिस्टम के लिए कौन है, वो सन है। यानी सन द्वारा जो सनलाइट आता है वही सबसे बड़ा सोर्स है किसके लिए, किसी इकोसिस्टम के एनर्जी के लिए, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर डीप सी जो समुद्र की बहुत गहराई तक इकोसिस्टम है उसको छोड़कर, समुद्र के बहुत गहराई तक जो इकोसिस्टम है उसको छोड़कर, क्योंकि समुद्र की गहराई तक सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। अगर आप ऑल द टोटल इंसिडेंट सोलर एनर्जी लेस देन 50% ऑफ इट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, का जितने सोलर एनर्जी आते हैं, जो सोलर इंसिडेंट सोलर एनर्जी आते हैं, मतलब जो सनलाइट फॉल हो रहा है अर्थ के ऊपर, मतलब जो सनलाइट आ रहा है हम उसे बोलते हैं इंसिडेंट सोलर एनर्जी। जो सनलाइट आ रहा है उसका 50% जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, मतलब 50% फोटोसिंथेटिक के जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके लिए काम लायक है। प्लांट यूटिलाइज ओनली 2 to 10% PAR, प्लांट सिर्फ कितना यूटिलाइज करता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को, 2 to 10%, 2 से 10% प्लांट यूटिलाइज करता है कि आप पूरे इंटायर लिविंग वर्ल्ड में, पूरे जो लिविंग वर्ल्ड है उस पे जो प्लांट है, जो फोटोसिंथेटिकली इंसिडेंट सोलर रेडिएशन आ रहा है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आ रहा है, जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन आ रहा है उसका सिर्फ कितना प्लांट यूटिलाइज करता है, 2 to 10%। बात समझ रहा है कि नहीं? पीआर का मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, याद हमेशा रहे, एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि बॉटम से टॉप तक जाता रहेगा, मतलब नीचे से ऊपर। हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर एकदम कम, मतलब एनर्जी हमेशा ऐसे जाता है। मेंटेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ को क्या करता है, मेंटेन करता है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर, कोई भी एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा के लिए ट्रैप यानी कंज्यूम नहीं हो सकता, मतलब रुका नहीं रह सकता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी एनर्जी हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज आइदर पास्ड ऑन टू एन कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई, अगर कोई एनर्जी जो है प्रोड्यूसर द्वारा ट्रैप्ड किया जा रहा है तो पास हो जाएगा या तो कंज्यूमर में या तो वह ऑर्गेनिज्म डेड कर जाएगा। फिर से अगेन वह जब डेड कर जाएगा तो एनर्जी फिर से डिकम्पोज का खत्म हो जाएगा, फिर प्लांट लेगा या कहीं से उस इन्वायरमेंट में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी एनर्जी हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमेशा के लिए ट्रैप्ड नहीं हो सकता है। बात समझ रहा है कि नहीं? वो हमेशा क्या करता है, फ्लो करता है। एनर्जी का रूल ही होता है, हाँ, एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली कैन चेंज इट्स फॉर्म और ट्रांसफर। एनर्जी कभी भी कंज्यूम हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, या सिर्फ हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। एनर्जी फ्लो के बाद हम इकोसिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है और क्या होता है, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? द कंज्यूमर दैट फीड ऑन प्लांट डायरेक्टली आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब ऐसे कंज्यूमर जो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड हो, 100% डिपेंड हो डायरेक्टली किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, तो हम उसे क्या बोल देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। या तो इसे क्या बोला जाता है, हर्बीवोरस, मतलब जो सिर्फ प्लांट खाते हैं और किसी के ऊपर निर्भर न हो, डायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर हो, प्लांट के ऊपर, हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर किसको कहा जाता है? दोज एनिमल व्हिच ईट अदर एनिमल, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाए या तो वह प्लांट खाए, हम उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। दीज आर आल्सो रेफर टू एज प्राइमरी कार्निवोरस, इसको हम प्राइमरी कार्निवोरस भी कहते हैं। यानी यह प्लांट के ऊपर भी निर्भर रह सकता है और दूसरे एनिमल के ऊपर भी निर्भर रह सकता है। बात सुन रहा है कि नहीं? हम इसे क्या बोल देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें जैसे 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 इसमें आता है ह्यूमन, ह्यूमन सीधे ग्रेन भी खा लेता है, अनाज भी ले लेता है, और ह्यूमन दूसरे भी एनिमल के ऊपर निर्भर रहता है। टर्सरी कंज्यूमर किसको कहते हैं? दीज आर द एनिमल हु फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर देयर न्यूट्रिशन, ऐसे कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाए अपने न्यूट्रिशन के लिए, हम उसे बोलेंगे टर्सरी कंज्यूमर। दीज आर आल्सो रेफर टू अस सेकेंडरी कार्निवोरस, हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस, या तो इसे हम दूसरे नाम देते हैं टॉप कार्निवोरस, टॉप
कार्निवोरस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये 100% किसके ऊपर निर्भर होता है, दूसरे एनिमल के ऊपर। हम उसे क्या बोल देते हैं, टर्सरी कंज्यूमर। हम फूड चेन के बारे में बात करते हैं कि फूड चेन क्या होता है। तो देखिए फूड चेन क्या कर रहा है, द बायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम आर लिंक्ड टुगेदर बाय फूड। कह रहा कोई बायोटिक फैक्टर हो किसी इकोसिस्टम का, वह एक साथ एक दूसरे के भोजन के लिए निर्भर हो, लिंक टुगेदर बाय फूड, फूड से ही निर्भर हो, यानी लिंक हो फूड के लिए। हम उसे क्या बोलते हैं, फूड चेन। जैसे 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 ये प्लांट को खाया हर्बीवरस कोई एनिमल, इसको कोई खाया कार्निवरस एनिमल। ये जो लिंक है फूड के लिए एक दूसरे से, हम इसको क्या बोल देते हैं, फूड चेन। दूसरा अगर हम डिफिनेशन देखें क्या है, कह ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट, कराया कि कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो कहां से, ग्रीन प्लांट से, थ्रू अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में किसी ऑर्गेनिज्म के पास, इन विच ईच ईट द वन बिलो इन इट चेन एंड इज इटन बाय द वन एवं इज कॉल्ड फूड चेन। कर रहा है कि कोई भी एनर्जी ग्रीन प्लांट द्वारा ट्रांसफर हो, फिर उसको कोई खाए, फिर उसके नीचे वाला उसको खाए, फिर उसके नीचे वाला उसको कोई खाए, और यही जो सीक्वेंस एक दूसरे के बाद जो लगा रहता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन के बाद देखें तो हम टाइप्स ऑफ फूड चेन क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन है और एक डिस्ट्रेस फूड चेन होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, फिर बाद में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रेस फूड चेन के बारे में। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, करा इट बिगिन विद द प्रोड्यूसर। ये कहां से शुरू होता है, प्रोड्यूसर से, यानी जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बना ले, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है ना, व्हिच कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड फीड द एनर्जी इनटू द फूड चेन थ्रू फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसका दूसरा डेफिनेशन देखें तो दिस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट गोज थ्रू द हर्बीवरस एंड एंड इन कार्निवरस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन। और इसके बाद जो हमको फूड चेन पढ़ना हो, क्या पढ़ना है, डिस्ट्रेस फूड चेन।